हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जहाँ पर हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जान चुके थे और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान चुके थे। सबसे पहले तो हमने जाना कि परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, ये हमने देख लिए थे। हम बात कर रहे थे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। चलिए बच्चों, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि परिवर्तन क्या है। तो हम अपने आसपास कई सारी चीजें होते हुए देखते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं, लगभग सारे ही परिवर्तन होते हैं, है ना। चलिए, तो इन परिवर्तनों के बारे में हमने समझा कि इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बच्चों फिजिकल चेंज। अब ये जो फिजिकल चेंज है यानी कि भौतिक परिवर्तन जिसे कहा जाता है, तो ये जो भौतिक परिवर्तन है ये कैसा होता है, रिवर्सिबल भी होता है सम केसेस में, यानी कि कुछ केसेस में, जरूरी नहीं कि हर केस में ये रिवर्सिबल हो। ठीक, इनके गुणों के बारे में हमने बात की थी कि यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ना ही जो प्रकाश है या ऊष्मा है ना वो उत्सर्जित होती है ना अवशेषित होती है, यानी कि ना अब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है। ठीक, और इन्हें उल्टाया भी जा सकता है। बात की थी केमिकल चेंज की, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि कोई नया पदार्थ बनता है बच्चों। ठीक, और यहाँ पर ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे ऊष्मा, प्रकाश, ये सब हमें देखने को मिलता है और ये कैसे होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। ठीक, जैसे इन्हें हम कहते हैं कि इन्हें उल्टाया नहीं जा सकता। ठीक, तो यहाँ पर जैसे गंध बदल सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस उत्पन्न हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने इसके देख लिए थे। फिर हमने रस्ट के बारे में बात की थी कि जंग कैसे लगता है। हमने कहा था कि लोहा या कोई भी मेटल जो है उस पर जंग लगने का मतलब कि मेटल क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो जंग कैसे लगता है बच्चों, जब हम उसे मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जो हमारा मेटल है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है और रस्ट फॉर्म करता है। चलिए, तो उदाहरण के बारे में बात कर ली थी। हम पढ़ रहे थे मैग्नीशियम रिबन के बारे में कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो क्या होता है, कैसे जलता है। चलिए बच्चों, तो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि हमें क्या करना है, मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है। तो मैग्नीशियम का पतला रिबन हमने लिया, उसको हमने क्या किया, मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर रख दिया जलने के लिए। ठीक है, तो देखा, जब हमने देखा तो ये जलने लगा और कैसे जला, ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ ये जलने लगा। तो जब ये मैग्नीशियम जला ऑक्सीजन के साथ तो इसने बनाया बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने पानी के साथ डिसॉल्व किया, पानी के साथ घोला, तो यहाँ पर हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और देखने वाली बात ये थी, ये जो मेटल का हमें हाइड्रोक्साइड मिला है ना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला है, तो बच्चों ये कैसा था, ये क्षारीय प्रकृति का था, यानी कि बेसिक नेचर का था। यानी कि हम कह सकते हैं मेटल से जो है हमें बेसिक नेचर वाला ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला है। ठीक, चलिए, अच्छा, ये जो रिएक्शन है, ये मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बच्चों हम हायर क्लासेस में भी हम देखते हैं, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल, देखो कैसे ये हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देखो, तो हमने लिया, ये है हमारे पास बर्नर। ठीक है, और टोंग से हमने मैग्नीशियम, ये रही टोंग, टोंग से बच्चों हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया है। मैग्नीशियम रिबन देखो बर्नर से, बर्नर की जो आग है उसके साथ जब जल रही है तो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर क्या इकट्ठी हो रही है बच्चों, ऐश, यानी कि राख इकट्ठी हो रही है। तो यही क्या है, यही राख क्या है, यही हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और इसी, ये जो वॉच ग्लास में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसी को हम डालते हैं वाटर में, यानी कि पानी में, तब ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, देखो ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने डाला जल के साथ, बन गया हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ में आए, जैसे कि पहला पॉइंट था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों, ये क्या है, एक नया पदार्थ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि आप कंफ्यूज मत होना, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। कब बनता है, जब मैग्नीशियम, आप Mg से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mg, जब मैग्नीशियम जलता है तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहीं आगे बात करते हैं, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कह रहे हैं MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक नया पदार्थ है ना, न्यू सब्सटेंस है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो दो नए पदार्थ हमें इस रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिएक्शन आपको सिंपली याद होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है, जब बच्चों मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, करवाया, जलाया, तब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तब बना मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम होल ट्वाइस 2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, यानी एक क्षार है, एक बेस है। ठीक, कैसा है, बेस है, बेसिक नेचर का है। ठीक, चलिए, बेसिक नेचर का है तो ये क्या करता है, लिटमस को रेड टू ब्लू चेंज कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है। वही बच्चों हमने अम्ल की बात की थी, ठीक है, अम्ल का इससे कोई लेना देना तो नहीं, पर अम्ल के बारे में हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था, जो हमने अपने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये अम्ल जो है, अम्ल क्या करते हैं, ब्लू टू रेड इसको चेंज कर लेते हैं। किसको, इसको नहीं, किसको, लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर को अम्ल क्या करते हैं, ब्लू टू रेड चेंज करते हैं, यानी कि नीले से लाल बना देते हैं। ठीक, बाकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये हमें ध्यान रखना है, ये क्या है, एक बेस है, यानी कि क्षार है। चलिए, अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल के कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं क्या अभी, तो अम्ल बिल्कुल हम कह सकते हैं, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक अम्ल है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये सारे हमारे क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हो गई मैग्नीशियम रिबन के जलने की, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या बनाता है। आपको सिर्फ ध्यान रखनी है रिएक्शन कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो एक नया पदार्थ होता है, और वही नया पदार्थ रिएक्ट करता है वाटर के साथ, उसको डिसॉल्व कराते हैं पानी के साथ, और पानी के साथ घुल करके वो एक नया पदार्थ फिर से बनाता है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए, इतना आप इसे एक बार देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, पहले आपको एक बार खुद से इसका प्रयास करना है, फिर मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। चलिए, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। और इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको MCQ टाइप के, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चंस जो हैं कुछ MCQ टाइप आते हैं, कुछ फिलअप में आते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलिए, तो आपको बताना है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। उत्पाद बच्चों यानी कि प्रोडक्ट इसे कहा जाता है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपको लिखना है। तो क्या मैग्नीशियम बनता है, आपका ऑप्शन ए है,
ए आप इसे लिख सकते हैं। ए है क्या मैग्नीशियम बनता है, बी है क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सी है ऑप्शन क्या मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, और ऑप्शन डी है क्या मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। चलिए एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए वैसे तो सारे बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, है ना। चलो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मैग्नीशियम बच्चों जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, ऐसा क्वेश्चन आया है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता, सॉरी, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। वही हो सकता है इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो आपको लिख लेना है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से देखना है और पूरी रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ के याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है ना, तो एक टॉपिक को आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और कितना भी घुमा के आता है या कैसे भी पूछा जाता है तो आप हमेशा उसका उत्तर दे सकें। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हम H2O यहाँ पर कर लेंगे, प्लस H2O। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब हमने H2O डाला, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला, क्या बना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जब हमने वाटर डाला तो हमें क्या देखने को मिला, क्या बनता है इससे, इससे बनता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, Mg है, और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, और उसके बाद से उसमें क्या है, होल ट्वाइस है। ठीक है, तो ये बोलने का तरीका है, इस तरीके से बोलते हैं, इसे होल ट्वाइस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैग्नीशियम तो बनता नहीं है ना, मैग्नीशियम को वाटर के मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल रहे हैं तो क्या मैग्नीशियम बन जाएगा, नहीं, है ना। ना ही मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ना ही मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। तो ये हमारा आंसर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बच्चों तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की अभिक्रिया। अब कॉपर सल्फेट और आयरन, कॉपर सल्फेट आप जानते हैं, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 इसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट। और अगर आयरन की बात करें बच्चों तो आयरन को Fe कहा जाता है। ठीक है, Fe क्यों, आयरन नाम तो आयरन है, IRON लिखा जाता है। Fe क्यों, क्योंकि इसे बच्चों फेरस भी हम कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे हम जानते हैं अलग अलग जो एलिमेंट है उनके नाम अलग अलग, खैर ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं सोडियम, कहते हैं सोडियम, जो हमारा क्या होता है बच्चों, नमक होता है। वो कैसे बनता है, सोडियम से मिलकर के बनता है, सोडियम और क्लोरीन से मिलके सोडियम क्लोराइड, है ना, नमक बनता है NaCl। ठीक, तो ये जो सोडियम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, आपको लग रहा होगा SO होगा या SD होगा या SI या SU या SM, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम डिनोट करते हैं Na से। क्यों करते हैं Na से, क्योंकि बच्चों नाम तो इसका ये सोडियम है लेकिन इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। ठीक है, तो नेट्रियम से इसको इसका सिंबल दिया गया है। तो इसका सिंबल क्या है बच्चों, सूत्र कहा हमने, सूत्र नहीं सिंबल। ठीक है, तो सिंबल क्या है Na। तो वैसे ही जो आयरन है उसका सिंबल क्या है Fe। ठीक, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की
अभिक्रिया के बारे में हमें समझना है, इसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट को भी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में लगभग आधा कप पानी लेना है। एक टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है और टेस्ट ट्यूब में आधा कप पानी डालना है। ठीक है, तो आधा कप पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट आपको डाल देनी है। तो वो आपको थोड़ा नीला नीला दिखेगा, ठीक है, और उसको आपको क्या कर लेना है, मिला लेना है। सिंपल, आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में लगभग आधा कप पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलानी है। ठीक है, मिश्रण में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालनी है। अब ये जो मिश्रण आपने तैयार किया है, इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें आप इसमें डालेंगे, आपको नीले रंग का घोल मिल जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, नीले रंग का घोल यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, तो मिश्रण में अब आपको क्या डाल देना है, आयरन डाल देना है। आयरन कैसे आप डालेंगे, एक कील आप डाल देंगे। कील भी तो लोहे की बनी हुई होती है ना, आयरन की तो होती है। तो आयरन आप यहाँ पर डाल देंगे। लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें और मिश्रण का रंग देखें। आपको क्या करना है, हाफ आवर के लिए यानी कि आधे घंटे के लिए इसको छोड़ करके मिश्रण का अब आपको रंग देखना है। चलिए, तो मिश्रण का आपको रंग देखना। अब आपको क्या करना है, कील को वहां से हटा लेना है और कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच प्रतिक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना है। ये आप कैसे करेंगे, चलिए, अब आप क्या देखोगे बच्चों, विलयन के रंग में नीले से हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं, नीले, पहला रंग कलर क्या था, नीला था। जब हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाली थी तब नीला हो गया था कलर। अब नीले से हरे रंग में परिवर्तन हुआ और आयरन सल्फेट नामक एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। अभी तक तो कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाता है और नीले से हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये दो मेजर चेंजेस आप लोग यहाँ पर देखते हैं। लोहे की रंग पर सॉरी लोहे की कील पर जमा भूरा पदार्थ तांबा है, जो एक और नया पदार्थ है। और अब आपको यहाँ पर लोहे की कील पर एक भूरा पदार्थ दिखने को मिलेगा, जो कि क्या हमारा तांबा यानी कि कॉपर है। ठीक, जो कि एक नया पदार्थ है। अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये हुई कैसे, हमने लिया था सबसे पहले कॉपर सल्फेट, जिसको हम कह रहे हैं CuSO4। ठीक है, इसको रिएक्ट कराया हमने Fe के साथ यानी कि आयरन के साथ। ठीक, अब हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, या आयरन सल्फेट जिसे हम कह रहे हैं, प्लस हमें मिला नया पदार्थ कॉपर। तो ये दो नए पदार्थ हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ये जहाँ पर हमें दो नए पदार्थ मिलते हैं बच्चों, वो किस प्रकार का चेंज होता है, वो होता है हमारा केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखिए कि कॉपर सल्फेट विलयन जो कि नीला था, उसमें हमने आयरन डाला था, फिर आयरन सल्फेट विलयन बनता है जो कि हरा है, और कॉपर हमें अलग दिखता है। ठीक है, भूरा जमाव जो हमारा ब्राउन रंग का डिपोजिशन होता है ना, वही हमारा क्या है, कॉपर होता है। ठीक, चलिए, अच्छा, पहले आप इतना नोट करो, फिर इसको एक्सपेरिमेंट से आगे प्रोसेस में देखते हैं। चलो, तो देखो हुआ क्या, आपने क्या किया था, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली थी। टेस्ट ट्यूब में क्या डाला था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था, और उसमें क्या डाल दी थी, एक कील डाल दी थी। ठीक है, क्या डाला था आपने, ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसमें क्या डाल दी थी, एक कील डाल दी थी लोहे की। ठीक है, अब थोड़ा देर बाद उसको आधे घंटे तक छोड़ने पर आपने क्या देखा कि जो कॉपर मेटल है, उसकी परत, उसका जो डिपोजिशन है वो जम जाएगा किस पर, लोहे की कील पर। और जो सल्फेट, जो सॉल्यूशन पहले नीला था, अब वो सॉल्यूशन हो गया है ग्रीन। अब ये सॉल्यूशन किसका है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सिर्फ ये डायग्राम बना करके भी आप पूरा एक्सपेरिमेंट याद कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम में भी सारी चीजें लिखी हुई है जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने देखी। ठीक, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए।
चलिए, तो सिंपली हमने क्या कहा, हमारे पास था आयरन, हमारे पास क्या था बच्चों, आयरन, ठीक है, और था हमारे पास कॉपर सल्फेट CuSO, ठीक है। इनको जब हमने रिएक्ट करवाया तो ये आयरन क्या करता है बच्चों, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करना यानी कि कॉपर की जगह पर आ जाता है, ठीक है। तो कॉपर की जगह पर जब ये आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, देखो FeSO4 बन जाएगा, और Cu को तो इसने हटा दिया, Cu को क्या कर लिया इसने, डिस्प्लेस कर लिया। Cu की जगह पर तो खुद आ गया ना, तो बन गया हमारे पास FeSO4 फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जिसे हम कह रहे हैं, और कॉपर। तो आयरन सल्फेट और कॉपर मेटल इस तरीके से हमें मिलता है। तो ये रिएक्शन भी आप नोट कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ भी करना है और इसके साथ आपको ये रिएक्शन भी नोट कर लेनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, सिरका यानी कि विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच की प्रतिक्रिया को देखते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं सिरका और बेकिंग सोडा। सिरका क्या है हमारा, उसमें एसिड होता है, और बेकिंग सोडा उसमें बेस होता है, ठीक। तो एक कांच के बीकर में सिरका, सिरका में क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड होती है, ठीक है। एसिटिक एसिड लें और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिलाना है, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, आपको क्या करना है, सिंपल सिरका लिया आपने जिसमें एसिटिक एसिड थी, उसमें डाल दिया एक चुटकी बेकिंग सोडा जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ठीक है, NaSCO3। हम बीकर से निकलते गैस के बुलबुले देखेंगे। अब आपको क्या दिखेंगे, गैस के बुलबुले वहां पर देखने को मिलेंगे। ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से निकलती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सभी जानते हैं, वो है CO2, क्योंकि यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, बबल्स। अच्छा, वो बबल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है। तो इसकी पुष्टि उत्पन्न गैसों को ताजे तैयार चूने के पानी से गुजार कर की जा सकती है। तो इसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे, इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे हम, कि वो जो बुलबुले हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के ही हैं। कैसे करेंगे, जो उत्पन्न गैस है उसको, क्या उत्पन्न गैस यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सोच रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताज़ा तैयार चूने के पानी से गुजार कर की जा सकती है। यानी कि जो लाइम वाटर है बच्चों, जिसको हम चूने का पानी भी कहते हैं, तो चूने के पानी से हमें क्या करानी पड़ती है, जो गैस यहाँ से निकली है जिसके हमें बबल्स देखने को मिले हैं, उन्हें वहां से क्या करना है, पास हमें करवाना है, ठीक है। चलिए, तो तब कैसे कराएंगे, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो पता कैसे चलेगा हमें, कि जब ये चूने का पानी, जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या कराते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, यानी कि दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है, ये आप हायर क्लासेस में भी देखोगे। तो अभी से आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है, ये क्या कर देता है, लाइम वाटर को यानी कि चूने के पानी को कैसा बना देता है, दूधिया बना देता है या मिल्की बना देता है। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि लाइम वाटर को क्या टर्न कर देता है, आपको लिखना है सिंपली कि दूधिया बना देता है या मिल्की बना देता है, कौन सी गैस है, ठीक है, किसमें फ्लो की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यह अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के लिए एक मानक परीक्षण है, ठीक है। तो ये इसका कंफर्मेशन का टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने कहा कि ये हायर क्लासेस में भी आपको देखने को मिलता है। तो हम प्रतिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, हमने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको चूने के पानी के साथ क्या करवाया, फ्लो करवाया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना यहाँ पर और साथ में पानी, और जिस वजह से जो हमारा दूधिया मैग्नीशियम, सॉरी, जो हमारा क्या था, लाइम, जो हमारा लाइम वाटर था वो कैसे हो जाता है, दूधिया हो जाता है, यानी कि मिल्की हो जाता है, ठीक। चलिए, तो ये थी अभिक्रिया जिसको हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखो, यहाँ पर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इसमें विनेगर भी है और बेकिंग सोडा भी है। अब
विनेगर में बेकिंग सोडा डालने पर क्या हुआ, यहाँ पर इवॉल्व हुए बबल्स निकले, ठीक है, बबल्स निकले। अब इन बबल्स को हमने क्या करवाया, यहाँ पर लिया हमने लाइम वाटर दूसरी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। अब इस गैस को, ये जो बबल्स है बच्चों, ये यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाते हुए यहाँ आएंगे ये बबल्स लाइम वाटर में। लाइम वाटर में जैसे ये बबल्स आएंगे तो ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ये लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की यानी कि दूधिया हो जाता है। तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी गैस यहाँ से इवॉल्व हुई थी, गैस जो सॉरी ये जो बबल्स यहाँ से निकले थे वो बबल्स किसके थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स थे, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से हम सेटअप लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो पुष्टि का इसका टेस्ट है यानी कंफर्मेशन टेस्ट है, इस प्रकार से हम करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कई सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में हमने पढ़ा। विनेगर और एसिटिक एसिड का जब रिएक्शन होता है साथ में तो कौन सी गैस निकलती, कैसे हम इसका कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं, इसको हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। साथ ही हमने पढ़ा बच्चों कि आयरन का जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कैसे जो है वो आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपने आप यानी कि आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हमें कॉपर डिपॉजिट मिलता है आयरन नेल के ऊपर। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में हमने आज के लेक्चर में बात की थी। बाकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।